दोस्तों, माजिद मकसूद है और आज मैं एक दूसरे कैंडिडेट के साथ गपशप करूंगा जो कराची से है। अवामी राज तहरीक के वो चेयरमैन है, नौजवान है, डायनामिक हैं और वो इलेक्शन कराची से लड़ रहे हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं। मेरे साथ अभी शाह साहब मौजूद है और उससे बात करते हैं। सर, आप थोड़ा अपना तारुफ कराइए और उसके बाद बताइए कि आप कहाँ से खड़े हैं। पहले तो आपको वेलकम करते हैं। हमारे साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे टाइम दिया। क्योंकि ये मैं आपके थैंकफुल इसलिए हूँ क्योंकि आपको पता है यहाँ मीडिया अनफॉर्चुनेटली ऐसा ही है, फॉर सेल है। तो इंटरव्यूज भी उन लोगों के लिए जाते हैं जो उनको पे करते हैं या उनको नजर आता है कि ये कैंडिडेट जो है अच्छा खासा है, इनके पास पैसा है। तो बहुत कम लोग मुतवज्जा होते हैं लोअर मिडिल क्लास लीडरशिप की तरफ। तो आपका सबसे पहले शुक्रिया कि आपने मुझे मुझे वक्त दिया। और सेकेंडली, मैं बाय प्रोफेशन एडवोकेट हूँ। आई एम एडवोकेट हाई कोर्ट सैयद खलील अहमद मेरा नाम है। यूनिवर्सिटी ऑफ कराची से मैंने एलएलबी किया है और एक साल मैं यूके भी रहा हूँ। रिगार्डिंग बार प्रैक्टिस, बार एग्जाम के हवाले से मैं एक साल गया था, 3 महीने में वापस आया हूँ मैं। आई हैव गॉट माय ओन लॉ फर्म नेम्ड एज ब्लैक एंड व्हाइट लॉ फर्म, जिसको 5 साल मुकम्मल हो चुके हैं। 5 6 7 मेरे एसोसिएट साथ होते हैं। ये मेरा प्रोफेशनल इंट्रोडक्शन है। एंड पॉलिटिकली स्पीकिंग, 2015 में हम नौजवानों ने मिलकर एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन अवामी राज तहरीक पाकिस्तान की बुनियाद डाली, जिसका मकसद ये था कि जो स्टेटस की पार्टीज हैं, जो कि फ्यूडलिस्ट की पार्टीज हैं, या सरमाएदारों की पार्टीज हैं, या लसानी जमायतें हैं, या फिर इंतहा पसंदों की जमायतें। तो जो लोअर मिडिल क्लास जो हमारे मुल्क की एक सोच रखता है, उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। क्योंकि जब मैं सोचता था 2015 से पहले, अवामी राज तहरीक से पहले, मैं खुद परेशान होता था वोट किसको देना है, किसकी सपोर्ट करनी है, मैं किसके साथ खड़ा रहूं। तो हमने एक ऑप्शन क्रिएट किया अपने लोगों के लिए। मैं खुद पीले स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ। बुनियादी तौर पे लोअर मिडिल क्लास फैमिली से मेरा ताल्लुक है। हम अपनी मेहनत करके अपने मेहनत से आगे गए हैं। एडवोकेसी की फील्ड हो या मेरा यूके जाना है, दैट वाज ऑल फ्रॉम माय ओन। ने प्रोफेशनल लीगल अर्निंग की है, उससे सारा मेरा काम किया है। ना मेरा ताल्लुक किसी फ्यूडल लॉर्ड फैमिली से है, ना मेरा ताल्लुक किसी इंडस्ट्रियल फैमिली से है, ना कोई पॉलिटिकली कोई जांट फिगर मेरी फैमिली के अंदर मौजूद है। तो ये है कि हमने अपने बलबूते पे किया जो भी किया, एक पार्टी बनाई और नौजवान हमारे साथ जुड़ते गए। हमने पिछली इलेक्शन में 2018 के अंदर में इसी कंस्टिट्यूंसी से इलेक्शन लड़ा हूँ। मेरे सेंट्रल जनरल सेक्रेटरी जो एक्स थे जोहेब लारी, वो यहाँ एनए से इलेक्शन लड़े थे मेरे साथ। और इस वक्त हमारे प्रेसिडेंट सेंट्रल जनरल सेक्रेटरी इलियास अब्बासी साहब, वो भी पिछली मरतबा हल्के से इलेक्शन लड़े थे। उस वक्त के हमारे सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर थे बैरिस्टर अख्तर साहब, वो कंबर शदाद कोट से एक सरदार के सामने इलेक्शन लड़े थे। इसी तरह से हमारा एक हारी था, वो भी एक सिंध के एक दही एरिया से इलेक्शन लड़ा था। तो ये है कि एक जंग है जो जारी है। हम लड़ रहे हैं जुल्म और जबर के खिलाफ अपने तरीके से। ये सर मेरा अच्छा, बुनियादी तारुफ है। खलील साहब, आप अपने हल्के का नाम बताइए। ये कौन सा एनए है और कौन सा पीएस है, या आप जहाँ से खड़े हैं? आप सूबाई असेंबली पे खड़े हैं, कौमी असेंबली पे खड़े हैं? ये हमारे नाज़रीन को सर बताइए। ये सर मैं प्रोविंशियल असेंबली की सीट पे कंटेस्ट कर रहा हूँ और दिस इज PS98। यस, नहीं। PS98 हमारी टीचर सोसाइटी से स्टार्ट होता है। और टीचर सोसाइटी आप ये समझ लें कि यहाँ जमाली पुल बहुत मशहूर है। जमाली पुल से वो स्टार्ट होता है और सफूरा से लेकर हमारा मौसमियात तक, जिसके अंदर हमारे जोहर कॉम्प्लेक्स बहुत पॉपुलर है, शकीली गार्डन है, और यहाँ पे आसानी सोसाइटीज बहुत ज्यादा हैं। और यहाँ सच्चर, मारोड़ा, सफूरा, मखदूम, बिलावल, ये जो मकामी लोगों के बहुत पुराने गांव हैं जो बसे हुए हैं, ये मेरे कंस्टिट्यूंसी के अंदर आते हैं। इसको PS98 कहते हैं। अच्छा शाह साहब, आप हमें ये बताएं कि क्या आपने अपनी कंपेन बाकायदे लॉन्च कर दी है या अभी आपका इरादा है? सर हमने हमारी सोशल मीडिया बेस बड़ी एक्टिव है। और हमारे पाकिस्तान के जितने भी पढ़े लिखे नौजवान हैं, स्पेशली क्लब बिरादरी, वो भी बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रही है क्योंकि वो मुझे बहुत पुराना जानते हैं। ह्यूमन राइट्स एक्टिविटीज के अंदर हम सुबह शाम पार्टिसिपेट करते रहते हैं। तो सोशल मीडिया पे ऑन पीक कैंपेन है। ऑफिस मैंने ले लिया है मेरे कंस्टिट्यूंसी के अंदर। 19 तारीख को जुम्मे के दिन शाम को 7 बजे उसकी इनाग्रेशन है मेरी ऑफिस की। और ये पम्फलेट वगैरह वो भी इन प्रोसेस छप जाएंगे इंशाल्लाह, कल परसों तक मिल जाएंगे।
तो राब्ते जारी है हमारे लोगों के साथ, प्रैक्टिकली अवाम में पंफलेट लेके जाएंगे। 19 को समझ ले हमारी वो जो सेंट्रल ऑफिस है इलेक्शन की, उसके इनाग्रेशन है। अच्छा, अब आप बताइए कि आपके कॉन्स्टिट्यूंसी में आप क्या समझते हैं, उनके क्या प्रॉब्लम्स है? जो लेजिस्लेटिव साइड है हमारे पूरे मुल्क की, मैं समझता हूँ वो पंजाब का भी वही इशू है, केपीके का भी वही है, सिंध, बलूचिस्तान, कश्मीर, गिलगित का वो इशू क्या है बेसिकली। हमारे यहाँ लेजिस्लेशन होती किस पर्पस के लिए है? उनका सारा फोकस ये होता है कि जी जो एग्जिस्टिंग लॉ है आपने सिर्फ उनको अमेंड करना है, अपनी मर्जी से आप उनको सिर्फ अमेंड करना चाहते हो, जबकि दुनिया के अंदर जो लेजिस्लेशन हो रही है वो डिफरेंट एंगल पे हो रही है। फॉर एन एग्जाम्पल, आज दुनिया एनवायरमेंट पे लेजिस्लेशन बना रही है, ग्रीनरी के ऊपर दुनिया की सारी लेजिस्लेशन का फोकस है, ओजोन लेयर से लेकर, या आप फ्यूचर में जो इस वक्त एरोस्पेस की बातें चल रही है। लेकिन मैं समझता हूं कि हमारे लोगों के लिए इस वक्त वो चीजें समझना जरा मुश्किल है, क्योंकि मैं बाहर रह के आया हूं, तो मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं कि हमारे यहाँ लेजिस्लेशन इज ओनली टू द एक्सटेंड ऑफ अमेंडमेंट। कोई सोचता नहीं है कि इस तरह के आपके कानून बनने चाहिए जिस तरह लोगों को बेनिफिट। अब ये क्यों नहीं होता उसका मैं आपको सबब बताना चाहता हूं। देखिए हमारे यहाँ सारा MNMPA का फोकस क्या है? आपका कोई भी मुल्क का MNMPA पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में चला जाए, वो आपको ये बोलेगा कि जी मैं आपकी गटर लाइन सीधी करा दूंगा, मैं डेवलपमेंट फंड लेके आऊंगा, मैं रोड रास्ते बनाऊंगा, मैं आपको नौकरी दूंगा। इनकी लेवल इतनी है, इनकी सोच इतनी है कि वो लोगों को बता नहीं रहे कि MNMPA एज ए लेजिस्लेटर वो किस तरह की कानून साजी करेगा जो आप लोगों के लिए फ्यूचर में बेहतर होगी। ये हमारे मुल्क की बदकिस्मती है कि एक पढ़े लिखे बंदे को जो मुख्तलिफ पार्टीज के अंदर बैठे हैं, जो अवाम के अंदर जाके ये कहते हैं कि आप ये गटर लाइन सीधी करने, भाई तुम्हारा काम ही नहीं है ये, किसने कह दिया? फिर आपने क्यों बल्दियात के इदारे बनाए हुए? ये फिर कारपोरेशन किस लिए बनाएंगे? ये तो उनका काम है। अब ये शऊर देना ही नहीं चाहते लोगों को, उनको पता है मैं तो वोट ही नहीं पड़ना। अनफॉर्चुनेटली माजरत से बता रहा हूं, एक जाहिल वडेरा किस तरह लेजिस्लेशन करेगा? उसको पड़ा हुआ है, उसको ये पता है कि एक MPA ने करना क्या है, MNA ने करना क्या है। जब उनको रूल ही नहीं पता तो अवाम में बोलेंगे क्या? उनको तो यही पता है सामने अवाम को क्या नजर आ रहा है, जी गटर लाइन सीधी करनी है, ये रोड बनाना है। उनकी अप्रोच यहां तक बनती है। स्पेसिफिकली मैं अपनी कंस्टिट्यूंसी की एक बात, क्योंकि आपका बहुत अच्छे एक रीच है, आप खुद पढ़े लिखे तबके से ताल्लुक रखते हैं। हमारे बीच कंस्टिट्यूंसी में जहां से रोजाना मैं गुजरता हूं अपने ऑफिस की तरफ, अपने घर की तरफ, वहां पे कचरा डंप किया जाता है। और मेरा इरादा है मैं किसी दिन लोगों को दिखाऊंगा, और वो फ्रॉम डेकेड्स ये चल रहा है, और उसके चारों तरफ मिलियंस में आबादी रहती है। आप सांस नहीं ले सकते वहां पे, उनको पता ही नहीं है कि लंग्स तक कितना प्रॉब्लम हो सकता है। वहां पे अलाइशियां लाई जाती हैं, वो किस तरह आपको बायोलॉजिकली मेरे इर्द गिर्द एरिया के लोगों को चीज मैच कर रही है। नोबडी टॉक्स अबाउट इट। किसी को पता ही नहीं है कि नुकसान क्या देती है चीजें जो पड़ी हुई हैं। और सर वो कचरा पर रखने की जगह है, वो भी गवर्नमेंट की तरफ से क्या किया उन्होंने? ग्रीन एक चादर बिछा दी। उनको लगेगा चादर के इस पार कोई बंदा बीमार नहीं होगा, अब वो मेडिकली इल नहीं होगा। ये बच्चे गुजरते हैं, फैमिलीज गुजरती है वहां से, और इतनी बड़ी तादाद में, एंड नोबडी केयर्स अबाउट इट। किसी को कोई परवाह नहीं। और बाकी आपको मैं ये बताऊंगा, अगर मैं आपको रोड रास्ते सिर्फ दिखा दूं और ये बताऊं ना कि ये कराची शहर है, आप यकीन नहीं करेंगे। आप कहेंगे नहीं, इससे ज्यादा अच्छे तो पंजाब के गांव देहात बन गए। कराची शहर एज ए मेट्रोपॉलिटन सिटी पाकिस्तान का सबसे ज्यादा कमाने वाला हब, जहां से पैसे कमाते हो जिस शहर से, उस शहर की मैं हालात दिखाऊं आपको, वो वीडियो फुटेज आपको दिखा दूं, तो मैं कहता हूं कि शहर ना बताऊं, आप कहोगे नहीं ये कराची नहीं हो सकता। दुनिया में कोई नहीं मानेगा ये कराची है। ये इन्होंने कराची शहर की स्पेसिफिकली मेरी कंस्टिट्यूंसी की जो इन लोगों ने हालत की हुई है, आप देख के हैरान हो जाओगे। आपको कहीं से ये कराची शहर नहीं लगेगा। यहाँ पे यहाँ के सरकारी स्कूलों की वही हालत है। कैन यू इमेजिन के कराची जैसे शहर के अंदर अगर आप स्कूल के अंदर चले जाएं, आप और छोड़ें मुस्मियात और ये हमारा जो मेन बच्चियों के कॉलेजेस हैं, आप सिर्फ उनके अंदर चले, उनके इक्विपमेंट आप जाके चेक कर लें। कॉलेज चल रहा है, वहां पे इक्विपमेंट अवेलेबल नहीं है। चारों तरफ गंद कचरा पड़ा हुआ उन कॉलेजेस के इर्द गिर्द में। तालीम इन लोगों ने तबाह की हुई है। हमारे इस पूरी कंस्टिट्यूंसी के अंदर यहाँ से अगर किसी बंदे का एक्सीडेंट होगा तो वो जिना हॉस्पिटल जाएगा, यहाँ से या सिविल हॉस्पिटल जाएगा, जिनका कम से कम डिस्टेंस 1 घंटा, वो बंदा मर जाए यहाँ पे। कराची नो डाउट इज ए मेट्रोपॉलिटन सिटी,
पर जो एरियाज फार फ्लंग है यहाँ से, एटलीस्ट उनको फैसिलिटेट मेडिकली तो करें। एक शाह साहब, ये तो आप आइडियली बातें कर रहे हैं। आप मुझे काइंडली ये बताएं कि क्या ये बात लोगों को समझ में आएगी? तो सर ये आप ये समझ लें, जो बुनियादी चीजें हैं जिसके अंदर स्कूल आता है, आपकी हॉस्पिटल आती है, आपके रोड रास्ते आते हैं। अब जो सबसे ज्यादा अलार्मिंग सिचुएशन है मेरी कंस्टिट्यूंसी की, मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे पीछे अगवाम बस्ती है। आपको पता है इशू कितना हाइप पे के पूरे पाकिस्तान में इशू था, लेकिन स्पेसिफिकली मैं कंसर्न इसके बारे में क्यों, 10 बजे के बाद ये जो हमारी बहनें माएं घरों से निकल नहीं सकती, यहाँ पे ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा सिक्योरिटी थ्रेट्स इसमें पूरे एरिया को है। यहाँ पे हजारों तादाद में स्नैचिंग होती है, किसी बेचारे की मोटरसाइकिल चली गई, किसी की मोबाइल चली गई। जिस एरिया के अंदर मैं रहता हूँ उस एरिया के अंदर 3 डाके लग चुके हैं स्पेसिफिकली सोसाइटी के अंदर। ये इनकी हालत है। तो ना इतने सालों के अंदर सिक्योरिटी कंट्रोल कर सके, बेहतर बना सके, ना इन्होंने सेहत बेहतर की है, ना इन्होंने तालीम बेहतर की है, ना रोड रास्ते बना सके। कौन से नारे लेके ये पार्टीज आती हैं? मैं कहता हूँ इनको खुद को कभी शर्म आती होगी जब आईने में देखते होंगे कि हम किस मुंह से उस पार्टी के लिए वोट मांग रहे हैं। जो पार्टीज यहाँ से 70 सालों से इक्तदार में बैठी हुई, किया क्या इन लोगों ने? तो अवाम को भी ये देखना चाहिए कि उन लोगों को वोट दो, कम से कम असेंबली में बैठ के लिए आपके लिए आवाज तो उठा रहे हैं। ये चीज मुमकिन नहीं है सुधार सकेंगे। सुधारने के लिए चाहिए स्किल्स, चाहिए सेंस और क्वालिफिकेशन चाहिए, जो इनके पास है ही नहीं। तो ये कैसे चीजों को बेहतर बनाएंगे? अच्छा, असेंबली के अंदर आना पढ़े लिखे बाशऊर लोगों का काम है, जो लेजिस्लेटिव चीजें कर सकें, सिस्टम को बेहतर बना सकें। तो अच्छा ये इसीलिए हम चाहते हैं कि जितने भी हमारे एरियाज के मसाइल हैं उनका बेहतर से बेहतर हल। अच्छा शादी, ये जो आप बात कर रहे हैं अभी, ये आपने बड़ी आइडियल किस्म की बातें की है लेजिस्लेशन, क्योंकि लेजिस्लेटर का काम ही लेजिस्लेशन करना है, और क्या काम करना है। तो आप समझते हैं कि ये जो बातें आप कर रहे हैं, ये आपकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग हैं वो ये बात समझते हैं? मेरा सवाल ये था कि ये आप बड़ी आइडियल किस्म की बातें कर रहे हैं कि लेजिस्लेटर को लेजिस्लेशन ही करनी चाहिए, उनके जो प्रॉब्लम्स हैं, आउटस्टैंडिंग इश्यूज हैं, उनको उनके लिए लेजिस्लेशन करनी चाहिए। और ये बड़े हैं भी बड़े सीरियस इशू। आप समझते हैं कि आपके लोग ये इशू समझते हैं कि लेजिस्लेटर का क्या काम है, आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग? सर बदकिस्मती से अ, ये मसला पूरे हमारे मुल्क का है। तो मसला ये है कि यहाँ पे पैसों की सियासत बनाई हुई है, पैसों की इलेक्शन बनाई हुई है। मैं आपको यकीन के साथ कहता हूं कि अगर मेरे वोटर तक ये मेरी बात पहुंच जाए जो इस कंस्टिट्यूएंसी का है, मैं 100% इलेक्शन जीत जाऊंगा। लेकिन अब जो मेरी कंस्टिट्यूएंसी के 90,000 वोटर हैं, उन तक पहुंचने के लिए मुझे एक्सेस चाहिए मीडिया की। मुझे एक्सेस चाहिए कि मैं उस तरह से मार्केट करूं कि मैं कह क्या रहा हूं, मेरे लोग बात सुने। मैं दावा के साथ कहता हूं कि मेरे वोटर तक मेरी आवाज पहुंच गई, मैं इलेक्शन 100% जीत जाऊंगा। क्योंकि वो उनको पता है, आजकल की हमारी जो न्यू जनरेशन है वो पढ़ी लिखी जनरेशन है, वो अल्टरनेट ढूंढ रही है। तो मैं क्योंकि उन तक पहुंचने का मेरा मसला है, और पहुंचने के लिए इन्होंने इतना मुश्किल बनाया हुआ, हर चीज पैसे पे है। तो ये गैप आता है सिर्फ, अगर उन तक ये बात पहुंच जाए जो मैं कह रहा हूं, वो समझ जाएंगे। देखें, अनलाइक अदर सिटीज इन पाकिस्तान, कराची पढ़े लिखे लोगों का शहर है। हमारे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम दिक्कत ये है कि इन्होंने इलेक्शन बनाया है इस तरह का हुआ है कि जिस बंदे के पास 30-40 करोड़ होगा वही इलेक्शन का एमपी बन सकता है। मैं आपको मिसाल दे दूं, मैं जिस कंस्टिट्यूएंसी पे हूं वहां पे बड़ी बड़ी पार्टीज की टिकट 20 करोड़ की चल रही थी। जो बंदा 20 करोड़ की टिकट लेके आ रहा है, 30 करोड़ पे खर्चा करेगा, 50 करोड़ हो गया, 50 करोड़ खर्च करने के बाद आम की खिदमत करेगा? वो कभी नहीं करेगा। तो हमें ये सोचना चाहिए, जो बंदा आई इस पर्पज से रहा है कि पैसा दे के टिकट खरीदनी है, फिर पैसे से इलेक्शन जीतना है, तो वो तो कमाने आ रहा है, वो तो व्यापारी है, वो कोई सियासतदान है। सियासत का मतलब यही था कि अवाम की खिदमत करना। कौन सी अवामी खिदमत करेगा 50 करोड़ देके? इसको इतना बड़ा शौक है कि ये 50 करोड़ देके अवाम की खिदमत करना चाह रहा है। 50 करोड़ में अस्पताल खोलता है, स्कूल खोलता है, हजारों सोशल काम तो हो जाते, लेकिन ये 50 करोड़ इन्वेस्ट इसलिए कर रहा है क्योंकि इसको पता है 50 करोड़ को मैं 5 अरब बनाने हैं, और इस मरतबा मैं आ जाऊंगा, 5 अरब बनाऊंगा, फिर अगली मरतबा और खर्चा करूंगा, फिर आ जाऊंगा। तो इन लोगों ने सियासत को बिजनेस बनाया हुआ है। हम चाहते हैं वापस अपने स्टेटस पे ले आए। इशू सिर्फ हमारा इतना है, वी नीड टू कनेक्ट विद द पीपल। उसके लिए रिसोर्सेज दरकार है, और हम ये चाहते हैं कि हम इलेक्शन के जो लॉज हैं
उसके तहत वो पैसा इन्वेस्ट करें, उस तरह से हम आवाम पे पहुंचे। तो वो मुझे वाइबल सोल्यूशन उसका ये लगता है कि जिस तरह आप जैसे पढ़े लिखे लोग हैं वो हमारी आवाज बनेंगे, लोगों तक पहुंचाएंगे, तो इंशाल्लाह ताला हम जीत के आएंगे। अच्छा सर, आप मुझे ये भी बताइए कि आपके अगेंस्ट जो लोग खड़े हुए हैं वो कौन खड़े हुए हैं और किस पार्टी से उनका ताल्लुक है? मेजरली तीन पॉलिटिकल पार्टीज हैं यहाँ पे जो हमारे अगेंस्ट हैं। पीपल्स पार्टी है, दूसरी MQM है, तीसरी जमायत इस्लामी है। ये तीन मेजर पार्टीज हैं जो मेरे सामने इस इलेक्शन में जिनके खिलाफ अगेंस्ट में कंटेस्ट कर रहा हूँ, अच्छा, उनके साथ ट्रेडिशनली ये हमारा सीट कौन मुकाबला है। कौन जीतता है? ट्रेडिशनली ये सीट किसकी है? सर ये पीपल्स पार्टी ये सीट कभी नहीं जीती है, 90 से, सिंस 90 से लेकर अब तक पीपल्स पार्टी सीट तो कभी नहीं जीती है। जमायत इस्लामी एक बार जीती है, एक मरतबा यहाँ से PTI जीती है, और 4-5 मरतबा इस सीट को MQM ने जीता है। तो आप ये समझ लें ये सीट ऐसी है जिसपे अगर जिस तरह से हम कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लोगों तक एक्सेस कर जाएंगे तो ये सीट हम निकाल सकते हैं। कुछ सीटें ऐसी होती हैं जिस तरह हमारे जो दूसरे सिंध के अजला हैं वहां आप देखेंगे कुछ सीटें ऐसी है बंदा तसव्वुर नहीं कर सकता उसको निकालने का। वो 70 की दिहाई सरदार बैठे हुए हैं, कोई पीर बैठा हुआ है, कोई सैयद बैठा हुआ है, कोई जागीरदार बैठा हुआ है, कोई वडेरा बैठा हुआ है, आप नहीं निकाल सकते, बड़ी मुश्किल है। लेकिन वो बेचारे मेहनत करते हैं लोग उनके खिलाफ। ये सीट ऐसी है कि जहां हम फाइट कर रहे हैं बहुत अच्छी, और हम आम तक पहुंच गए तो ये सीट हम निकाल लेंगे इनसे। अच्छा, आपको सर कोई इलेक्शन कमीशन से या हुकूमत से, जो अभी निगरान हुकूमत है, उनसे कोई शिकायत है, या आप समझते हैं कि अभी बिल्कुल स्मूथ सेलिंग है और आपके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड है? नहीं सर, ये कोई लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, और बिल्कुल शिकायतें, शिकायतों के अंबार हैं मुझे। ये रूल्स बनाते हैं सिर्फ दिखाने के लिए। वॉल चोकिंग हो रही है कराची के अंदर, इतने अफसोस की बात है। मेरी कंस्टिट्यूएंसी के अंदर ये दावा करते हैं कि हम लोग जी कराची को बेहतर बनाएंगे, यही पार्टीज, यही तीनों जिनका मैंने नाम लिया है स्पेसिफिकली, इनके पार्टीज की वॉल चोकिंग है, लोगों की दीवारें खराब कर रहे हैं। आप कराची शहर की खूबसूरती खराब कर रहे हो। इनकी मार्केटिंग का अंदाज देखें, इलेक्शन में कैंपेन स्टार्ट नहीं उससे पहले इनकी इलेक्शन की मीटिंग्स हो रही हैं, अलाउ नहीं इलेक्शन रूल्स के अंदर ये। तो कंटिन्यूअसली देयर इज ब्रीच इन द रूल्स एंड नोबडी इज टेकिंग केयर ऑफ इट। इनको कोई देखने वाला नहीं है, कोई पुरसाने हाल नहीं। इसको छोड़े, हमें यहाँ पे ये लोग कॉर्पोरेशंस के अंदर काम कर रहे हैं, बल्दियाती इदारों के अंदर काम कर रहे हैं, वो सारे के सारे अपने MP MNA को खुल्लम खुल्ला सपोर्ट कर रहे हैं। ये किस तरह से इलेक्शन है कि जहां पे आप एडमिनिस्ट्रेटिव इदारे बैठ के हेल्प करेंगे, तो जाहिर सी बात है उनका MNA MP उसको पावर मिलेगी। ये दिस इज एंटी डेमोक्रेसी प्रैक्टिस विच दे आर डूइंग, और हम इस पे लीगल एक्शन लेंगे एंड आई एम वर्किंग ऑन इट। मैं नहीं छोड़ूंगा इनको, ये जीत के आएगा कोई बंदा। अगर अगर इस तरह से किसी कोई भी शख्स, पूरी सिंध की बात कर रहा हूँ, पूरे पाकिस्तान की कर रहा हूँ, वायलेशन से जीत के आएगा, इंशाल्लाह इसको मैं कोर्टों से डिसीट कराऊंगा। क्योंकि जाहिर सी बात है रूल्स क्यों बनाए गए, अभी हम इसलिए खामोश है कि इनको आगे बढ़ने दें। ये बढ़ेंगे, हम अपने सारे एविडेंसेस कलेक्ट कर रहे हैं, हम कलेक्ट करके फिर इनको बताएंगे कि जी आपने ये रूल्स की वायलेशन की थी, और उसके तहत हम जाएंगे। हम इलेक्शन ट्रिब्यूनल से लेकर हाई कोर्ट, किसी भी कंस्टिट्यूंसी के अंदर ऐसा हो तो वी विल फेस देम इनटू द कोर्ट्स। नहीं, ये तो आप बहुत अच्छी बात करें, लेकिन आप मुझे ये बताएं, अभी तक आपने कोई शिकायत दर्ज कराई है? इलेक्शन कमीशन के अंदर ये कल थी, मैं आपने सवाल किया कि शिकायत के हवाले से, मैंने आपको कहा आई एम वर्किंग ऑन इट। एक चीज तो ये क्योंकि हमें खुद अपना निशान कल अलॉट हुआ है, तो इस सिलसिले में हम उस पर काम कर रहे हैं, और आपको नजर आएगा कि हम लीगली इन सबके खिलाफ एक्शन लेंगे। मेरी कंस्टिट्यूंसी में ये तो मैं खुद वकील हूँ, हमारा काम है, हमने बायलॉज पढ़े हुए हैं। कोई भी इस तरह की वायलेशन करेगा तो इंशाल्लाह हम उसको कोर्ट के कटहरे में ले जाएंगे। अच्छा, ये आखिरी सवाल होगा सर आपसे। आप मुझे ये बताएं, आप क्योंकि नौजवानों के रिप्रेजेंट जो आप माशाल्लाह नौजवान हैं, अल्लाह आपको कामयाब करे। आप नौजवानों के लिए क्या आपके पास कोई है, ऐसा कोई प्लान कि आप क्या करेंगे, और आप क्या समझते हैं कि कराची में नौजवानों के क्या इश्यूज हैं? सर हमारे पास मल्टी प्लान्स है फॉर दिस एरिया, और मैंने जिस तरह आपको शुरू में कहा कि आई हैव बीन टू अब्रॉड एंड दैट इन फॉर द लीगल एजुकेशन, लेकिन क्योंकि मैं पॉलिटिकल बंदा हूं, मुझे 20 साल हो गए हैं सियासत करते हुए, तो मैंने दुनिया में जो चीजें देखी हैं, आई हैव बीन टू टर्की, तो
जिस तरह से, क्योंकि अगर मैं आपको सिर्फ यूके की बात करूं, आपको लगेगा यार उनको तो सदियां बीत गई हैं उस ट्रैक पे आए हुए, 12 पे। अब तुर्की को ही देख लें, जो चीज सीइंग इज बिलीविंग, जिस तरह मैंने चीजें देखी हैं वहां जाके, वो कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें नहीं है। इफ वी वांट वी कैन डू इट। तो उसके लिए आपको एक विल पावर चाहिए होता है। जो कमाने आएगा वो कभी मुल्क की बेहतरी नहीं चाहेगा, वो क्या कंस्टिट्यूंसी की बेहतरी चाहेगा। हम कमाने नहीं आ रहे, अल्लाह ने बहुत दिया, हम कमा रहे हैं अपना। मैं जिस लीगल प्रोफेशन से हूँ, फॉर्म क्वालिफिकेशन है, 5 साल से लॉ फर्म चला रहा हूँ, मुझे सब लोग जानते हैं। हम खिदमत करने के लिए आना चाहते हैं, कि हम चाहते हैं चीजों को बेहतर कैसे करें। जो चीजें मैंने दुनिया में देखी हैं, इस्तांबुल कैसे बेहतर हुआ, किस तरह से उन्होंने उसको डेवलप किया, किस तरह से उन्होंने उनको अट्रैक्शन बनाया पूरी दुनिया के विजिटर्स के लिए। शाह व्हाई साहब, कांट वी मेक कराची इनटू दिस। आप हम मुझे अपने शहरों को क्यों बेहतर। आप मुझे पर्टिकुलरली नौजवानों के लिए बताएं। आप एक नौजवान हैं, तो नौजवानों के लिए क्या करेंगे आप? जो यूथ है हमारी, वो बड़ी फ्रस्ट्रेट है, और 60-70% हमारी यूथ है। आप उनके लीडर हैं। सर जी सर, हाँ, मेरा सवाल ये माजूर था। मैंने के साथ आप सारा, शायद हाँ, सवाल आपने सुन लिया है। अगर मैं आपसे सवाल करूं, हमारे पास टाइम तो भी है 3-4 मिनट। आप काइंडली मुझे ये बताइए, आप एक नौजवान हैं, नौजवानों को रिप्रेजेंट करते हैं, और 60% हमारी आबादी भी नौजवानों की है। तो आपके पास कोई नौजवानों के लिए प्लान है, हमारे यूथ के लिए, जो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट है, उसकी मैनिफेस्टेशन हमें सोशल मीडिया पे भी नजर आती है। अच्छा सर, जिस तरह मैंने आपको कहा कि द वे आई थिंक वो इस तरह से है कुछ। मेरे इस कंस्टिट्यूंसी से बिल्कुल एडजेसेंट एनईडी यूनिवर्सिटी है, उसके साथ कराची यूनिवर्सिटी जहां से मैं पढ़ा हुआ हूँ। और आपको पता है सबसे ज्यादा इस वक्त यूथ के इश्यूज, जो आपने देखा होगा, सोसाइटल इश्यूज बहुत बहुत ज्यादा है पूरे सिंध के अंदर, पूरे पाकिस्तान के अंदर। मैं जब वापस आया था इंग्लैंड से, तो मैंने इस टॉपिक को बड़ा देखा, बहुत क्लोजली मॉनिटर किया, क्योंकि मैं पाकिस्तान से भी पढ़ा, फिर वहां से भी पढ़ा। तो मैं एक लेजिस्लेशन लाना चाहता हूँ असेंबली के अंदर फॉर यूथ। मैं पाकिस्तान के एग्जामिनेशन सिस्टम के अगेंस्ट हूँ, जिस तरह से ये एग्जाम्स कंडक्ट करते हैं। इनका तरीकेकार बिल्कुल गलत है, बहुत पुराना है, और ये खत्म होना चाहिए। वो किस तरह से है कि आपको जो शख्स पढ़ा रहा है, जो टीच कर रहा है, एट द एंड ऑफ द सेमेस्टर वो बैठ के आपके कॉपीज चेक करेगा। और बच्चा पूरे सेमेस्टर, पूरे 5 साल अगर लॉ का है या मेडिकल का है, वो डर डर के गुजारता है कि टीचर ने तो कॉपी चेक करनी है। अब इसके अंदर हैरेसमेंट के इश्यूज भी आते हैं। इसके अंदर एक आप ये समझ लें कि डरा डरा सा बच्चा बनाते हैं सोसाइटी के अंदर। यूके के एग्जामिनेशन सिस्टम के अंदर क्या होता है, उनके असेसमेंट का डिपार्टमेंट ही अलग है। आप इमेजिन करेंगे कि मेरी टीचर को ही पता नहीं था कि जो मैं लिख रहा हूं एग्जाम, वो चेक कौन करेगा और कौन सा कैंपस, कौन सा डिपार्टमेंट करेगा, उनको कोई पता नहीं होता। वो सिर्फ उनको पढ़ाने के लिए हायर करते हैं। आपका काम एकेडमिकली बच्चों को पढ़ाना है। बच्चे को ये पता है ये टीचर एग्जाम चेक नहीं करेगा। तो इससे क्या होता है, सबसे ज्यादा एक तो जो हैरेसमेंट होती है अगेंस्ट द वुमेन, अगेंस्ट द गर्ल्स, अगेंस्ट द फीमेल स्टूडेंट्स, ये भी खत्म हो जाएगी। और सेकंड, प्रेशर बनता है आपके जहन में, वो खत्म हो जाएगा। तो इसमें एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर, एनवायरनमेंट बन के आएगा। न्यूट्रलिटी हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर है ही नहीं। तो मैं समझता हूं सबसे ज्यादा जो यूथ फ्रस्ट्रेटेड फ्रॉम द यूनिवर्सिटी साइड, नंबर 1। नंबर 2, आपके ऊपर और सबसे बड़ा प्रेशर क्या, फीस का, पैसों का है। आप ये सुन के हैरान हो जाएंगे कि इस बुनियाद पे आपके बच्चे को एकेडमिकली नहीं निकाला जाएगा, आपके अब्बा ने फी पे नहीं की है। ये देखें यहाँ कितनी हैरान। आवाज। कराची यूनिवर्सिटी का एक हमारी जहाँ पर नोटिफिकेशन आया केयू का, उसमें फीस के मुतालिक जो बात लिखी हुई थी, मैं बड़ा हैरान हो गया। यार आप एक, आपके मुल्क इतना गरीब मुल्क है, एक बच्चा आपके पास पढ़ने आया है, आपके सेमेस्टर की फी का सोच के वो मर जाए, तो उसके लिए फैसिलिटेशन, स्कॉलरशिप। द फर्स्ट डे व्हेन आई एंटर्ड टू द यूके यूनिवर्सिटी, तो पहला डेस्क था, वहां पर लिखा हुआ था मेंटल हेल्थ, मेंटल अवेयरनेस, कि आपने टेंशन नहीं लेना। और कैन यू इमेजिन, यूनिवर्सिटी बता रही है देखो अगर सेमेस्टर की फीस ना हो ना, उसके ये तरीकेकार है। वो क्या सोच रहे हैं कि फ्यूचर में भी ये बंदा परेशान ना हो कि इसके पास पैसे नहीं है, मेंटल स्ट्रेस ना हो। और हमारा बच्चा आते ही रेकी, आते ही टीचर का खौफ, आते ही फीस का खौफ, क्या इंजीनियर बनेगा, क्या डॉक्टर बनेगा, क्या साइंटिस्ट, क्या वकील बनेगा, कैसे अच्छा फलसफी बनेगा, कैसे अच्छा सहाफी बनेगा। तो मैं जिस चीज पे काम करना चाहता हूं, मैं इनकी तरह ये दावा नहीं कर रहा कि मैं आप लोगों की सिर्फ गटर लाइन सीधी कराऊंगा।
उसके लिए हम प्रेशर देंगे, जिसका काम है उसको प्रेशर देंगे, जाके सीधी करो। मैं बैठ के अवाम के कामों की बात करूंगा कि इस सिस्टम को हम बेहतर कैसे बना सकते हैं। तो दिस वाज माय प्लान कि मैं इंशाल्लाह ताला अगर मौका मिला तो मैं इसको जरूर एग्जीक्यूट कराऊंगा। या साहब, आपने तो बहुत अच्छा, मुझे बड़ा ये फैसिनेट कर रहा है क्योंकि मेरा ताल्लुक भी एजुकेशन के साथ है। दिस इज वन ऑफ द ब्यूटीफुल प्लान्स यू हैव शेयर्ड विद मी। तो मुझे तो बड़ा मजा आया, आपकी बातें बहुत अच्छी हैं और अल्लाह करे हमारी दुआएं भी आपके साथ है, आप जीत जाएं। और हम सब आपको यही कहेंगे, विश यू ऑल द बेस्ट, और आपको टाइम देने का बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच सर। सो नाइस ऑफ यू।